हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारा एक छोटा सा पार्ट बचा है, उसको हम लोग आज कवर कर लेंगे। देखो, मेरे पास एक न्यूट्रल मेटल कंडक्टर है। न्यूट्रल में उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, यानी नेट चार्ज कितना है बेटा, उसके अंदर जीरो है। अब मैंने इस मेटल कंडक्टर के ऊपर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जो प्लस से स्टार्ट होकर एंड कहां पे होता है, माइनस पर। और ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से? अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटल कंडक्टर के ऊपर परपेंडिकुलरली ऐसी आ रही है और मेटल कंडक्टर से परपेंडिकुलरली बाहर निकल रही है। तो मेटल कंडक्टर के ऊपर आना तो उसको बोलते हैं टर्मिनेट, और बाहर निकलना उसको बोलते हैं ओरिजिनेट। इस वर्ड का मतलब समझ लो। अब आप सोच रहे हो कि सर आप ये क्यों पढ़ा रहे? देखो क्या होता है, एक पॉइंट होता है उसमें ऐसे बोलते हैं कि जब भी किसी भी मेटल कंडक्टर को जो न्यूट्रल होता है उसको मैं अगर मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो उसकी वजह से इस मेटल कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है क्या, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। देखो होता क्या है, जैसे मैंने इस न्यूट्रल मेटल कंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो उसकी वजह से इस मेटल कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो चार्ज सेपरेट होता है। कैसे बेटा? उसके अंदर जो माइनस है ना, माइनस ये प्लस की तरफ आने की कोशिश करेगा, इसकी तरफ प्लस की तरफ, और प्लस जाएगा माइनस की तरफ। तो मेटल कंडक्टर के अंदर क्या होगा बेटा, चार्ज सेपरेशन होगा। क्या होगा? चार्ज सेपरेशन होगा। दिख रहा है? चार्ज सेपरेशन हो गया। अब जैसे ही चार्ज सेपरेशन हो गया, मेटल कंडक्टर के अंदर और एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होता है जो प्लस से माइनस होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना बेटा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है। ये दोनों भी वेक्टर है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों भी वेक्टर दूसरे के क्या होते हैं बेटा, ऑपोजिट होते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात क्या होता है कि ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देता है, और कैंसिल आउट करने की वजह से किसी भी मेटल कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा वो जीरो होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो गया तो मेटल कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती। ये हमको डिस्कस करना था, ठीक है? अच्छा, और एक क्वेश्चन बचता है कि मेटल कंडक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर क्यों जा रही है, परपेंडिकुलर क्यों जा रही है? देखो, उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं कि किसी भी न्यूट्रल किसी भी न्यूट्रल मेटल कंडक्टर को जब चार्ज करते हैं तो वो जो बाहर से आने वाला जो एक्सटर्नल चार्ज है वो किधर जाता है। जैसे अगर मैंने इस मेटल कंडक्टर को, न्यूट्रल मेटल कंडक्टर को बाहर से अगर नेगेटिव चार्ज दिया, एक्सटर्नल नेगेटिव चार्ज दिया, तो हम लोग में भी ऐसे सोच सकते कि सर आपने अगर बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर दे दिए तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाएंगे या बाहर ही रुकेंगे? देखो बेटा, ये जो बाहर से नेगेटिव चार्ज आ रहा है अगर वो अंदर गया तो अंदर ऑलरेडी क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। तो अंदर का नेगेटिव चार्ज बाहर से आने वाले नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। तो रिपेल करने की वजह से जो बाहर से आने वाला नेगेटिव चार्ज है वो सरफेस पर रिसाइड करेगा, अंदर नहीं जाएगा, सरफेस पर। याद रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि मेटल कंडक्टर को अगर मैंने चार्ज किया तो वो चार्ज कहां रिसाइड करता है, उसके सरफेस के ऊपर। निगेटिव भी हो या पॉजिटिव चार्ज ले लो, हमेशा मेटल सरफेस के ऊपर ही रिसाइड कर लेता है, अंदर नहीं जा सकता। ध्यान रखना इसकी तरफ। अच्छा, अब अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मेटल कंडक्टर को परपेंडिकुलर टर्मिनेट या ओरिजिनेट क्यों हो रही है। देखो, तो यहां पे एक मैंने मेटल कंडक्टर लिया नॉन यूनिफॉर्म, जिसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज किया, और पॉजिटिव चार्ज उसके सरफेस के ऊपर रहेगा, अभी हमने डिस्कस किया। अब क्या होता है देखो, ऑलरेडी हमने पढ़ा कि मेटल कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो होता है क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है। क्लियर हो गया? अब देखो, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहां से स्टार्ट हो गया तो सरफेस कैसे होगी बेटा, परपेंडिकुलर। कैसे होगी, परपेंडिकुलर। लेकिन क्यों होती है? एक काम करो, हम लोग इस प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट करके इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। अगर मान के चलो मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं निकल रही, ऑब्लिक निकल रही है, ऐसे सोचो। अगर समझ लो मैंने ऐसे सोचा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को एंगल थीटा बना रही है, तो अगर एंगल थीटा बना रही है तो एक काम करो, इस ई के दो कंपाउंड्स बनाओ। एक कंपाउंड होगा ई कॉस थीटा और दूसरा कंपाउंड होगा ई साइन थीटा। क्लियर है? तो बेटा यहां पे तुम लोग देखो, ये जो ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ना, ये जो ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, ये क्या करेगा, आगे वाले पॉजिटिव चार्ज को पुश करेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को पुश करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको पुश करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको पुश करेगा,
तो यानी सारे सरफेस वाले पॉइंट चार्जेस एक दूसरे को पुश करते जाएंगे, पुश करते जाएंगे। तो इसका मतलब बेटा इस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर चार्ज मूव कर रहा है, और हमको पता है अगर चार्ज मूव कर रहा है तो करंट डेवलप होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्वेश्चन खुद को पूछना चाहिए, सर आपने तो कंडक्टर को बैटरी जोड़ा ही नहीं, तो कहां से करंट आ रहा है? तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी ई कॉस थीटा कंपोनेंट नहीं होगा। अगर ई कॉस थीटा कंपोनेंट नहीं होगा तो ई साइन थीटा भी नहीं होगा। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मेटल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बेटा मेटल सरफेस से कैसे बाहर निकालेंगे, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अगर मैंने मेटल सरफेस से अगर परपेंडिकुलर निकाला तो इसका कोई भी ई कॉस थीटा कंपोनेंट नहीं होगा। तो अगर ई कॉस थीटा कंपोनेंट नहीं होगा तो ये चार्जेस मूव नहीं करेंगे, यानी चार्जेस सरफेस के ऊपर क्या रहेंगे बेटा, स्टेबल रहेंगे। और अगर जैसे ही चार्जेस अगर सरफेस के ऊपर अगर स्टेबल रहेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस सरफेस के ऊपर कोई भी करंट नहीं है, क्योंकि बैटरी कोई अटैच नहीं है। अब समझा क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को परपेंडिकुलरली बाहर निकलती है? आर यू अंडरस्टैंडिंग द आइडिया क्लियर? बस इतना ही पार्ट था। इसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म से स्टार्ट करने वाले, बहुत ही सिंपल पार्ट है। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीडियो अच्छे से देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे वीडियो अगर समझ में आ गए तो मैग्नेटिज्म बहुत ही आसान है। ठीक है, थैंक यू।